हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन चौधरी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली फिजिकल एजुकेशन में। आज हम चैप्टर फिफ्थ करेंगे, यूनिट 5, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ इस टॉपिक के बारे में, इस यूनिट के बारे में, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स के बारे में। तो इसमें क्या है, इसमें बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में बताया गया, उनका डेवलपमेंट क्या क्या होता है, किस तरह होता है, कौन कौन सी उनकी एज होती है, किस तरह, और कौन कौन से फैक्टर हैं जो उनके डेवलपमेंट में बाधा डाल सकते हैं, परेशानी पैदा करते हैं। और हम पढ़ेंगे वुमेन इन स्पोर्ट्स के, वुमेन का स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट होता है क्या है? मोटर डेवलपमेंट से मतलब है हमारी बॉडी। ठीक है, बॉडी से मतलब होता है, अगर हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा मोटर डेवलपमेंट होता है। मोटर डेवलपमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मोटर डेवलपमेंट एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसमें हमारी बोन्स, मसल के साथ साथ हमारे मेंटल, हमारे माइंड का भी डेवलप होता है, हमारे माइंड का भी डेवलपमेंट होता है इस चीज के अंदर। उसे बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। और मोटर डेवलपमेंट बच्चे के जन्म से लेकर टिल दी एंड, लास्ट तक डेवलपमेंट चलता रहता है। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट उसके अंदर होता रहता है। ये होता है मोटर डेवलपमेंट, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो कैसे भी हो। मीन्स कि वो कुछ खेल रहा है, उसकी बॉडी वर्क कर रही है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोस, इसके दो पार्ट होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, ग्रोस के इसमें बच्चे की बड़ी मसल्स वर्क करती हैं, बड़ी बोन्स का डेवलपमेंट होता है इसके अंदर। जो उसकी बड़ी मसल्स होती हैं, बड़ी बोन्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट हो, जैसे कूदना, दौड़ना, चलने में जो मसल्स यूज होती हैं हमारी, जैसे पैरों की मसल्स हो गई, हैमस्ट्रिंग मसल्स हो गई, उन मसल्स का डेवलपमेंट होता है ग्रोस मसल्स के अंदर। मीन्स के जो बड़ी मसल्स होती हैं उनका डेवलपमेंट होता है। फाइन मोटर डेवलपमेंट मीन्स के इसमें उन मसल्स का डेवलपमेंट होता है जो छोटी मसल्स होती हैं। जैसे कोई बच्चा लिखता है, लिखने में उसकी उंगलियों की, फिंगर्स का यूज हो रहा है, उसके हैंड का यूज हो रहा है, रिस्ट का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें छोटी मसल्स यूज होती हैं, लिखना, बॉल को कैच करना, ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब इनके कुछ प्रोसेस होते हैं, मीन्स के किसे हम चाइल्डहुड के कुछ प्रोसेस है, इनके कुछ पार्ट हैं। तो जैसे ये है, पहला है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 5 साल तक होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 5 साल तक होती है। इसमें यही फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है इस चीज के अंदर। ठीक है, 2 से 5 साल। जो सेकंड होती है वो होती है मिडिल चाइल्डहुड। छह से 10 साल, जो 6 से 10 साल की जो एज होती है उसे मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट होती है, और इसमें आई हैंड कोऑर्डिनेशन ज्यादा होने लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो डेवलपमेंट चलता रहता है। जो थर्ड है वो है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड ये होती है 10 से 12 साल। 10 से 12 साल ये होती है लेटर चाइल्डहुड। इसमें भी ग्रोस मोटर डेवलपमेंट हो जाती है, फाइन मोटर डेवलपमेंट होती है, और इसके बाद आई हैंड कोऑर्डिनेशन होने लगते हैं, उसके मसल और हैंड कोऑर्डिनेशन होने लगते हैं, होने का डेवलपमेंट होता है उसके। मीन्स के बच्चा मिच्योर होने की तरफ चला जाता है इसके अंदर। तो ये 3 होते हैं, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, और अर्ली चाइल्डहुड 2 से 5 साल, मिडिल चाइल्डहुड 6 से 10 साल, और लेटर चाइल्डहुड 10 से 12 साल। ठीक है, ये होता है ये। अब हम देखेंगे वे कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है,
वो कौन से फैक्टर हैं जो मोटर डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, मीन्स के उसके जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसकी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, उसके माइंड का डेवलपमेंट होता है, उसमें बाधा बनते हैं। ठीक है, जो बाधा बनते हैं, बाधा बन सकते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो होता है हेरिडिटी, HERE, हेरिडिटी मीन्स के वंशानुक्रम, कि अगर किसी बच्चा है, कोई उसके पेरेंट्स में कोई दिक्कत रही हो, मीन्स के उसके मम्मी पापा में कोई ऐसी बीमारी रही हो, क्रिटिकल बीमारी रही हो, और वो आगे जाके बच्चे में उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो अगर उनसे कुछ ऐसी क्रिटिकल बीमारी है, वो बच्चे में, उन पेरेंट्स में है और वो बच्चे में हो जाए, तो उसके मोटर डेवलपमेंट में दिक्कत होगी। ठीक है, वो फिट नहीं होगा। नंबर 2, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट मीन्स के आसपास का माहौल, के बच्चे का परिवार का माहौल कैसा है, जो उसके आसपास दोस्त वगैरह कैसा है, जो स्कूल है उसका माहौल कैसा है, उसे वहाँ पर स्कूल एजुकेशन के अंदर अंदर उसे अगर फिजिकल एजुकेशन भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सही एजुकेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो उसका परिवार का माहौल है वो अच्छा है या नहीं है, जो उसके आसपास दोस्तों का माहौल है वो अच्छा है या नहीं है। अगर उसका ये सब माहौल अगर अच्छा नहीं होगा तो उसके मोटर डेवलपमेंट में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, थर्ड वन, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स कि अगर उसे कुछ अच्छे पोषण मिलेंगे, मीन्स कि अगर उसकी डाइट के अंदर फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें उसकी डाइट के अंदर नहीं होंगी तो उसके दिक्कत होगी, उसे मतलब जल्दी बीमार भी हो सकता है वो, तो उससे उसकी जो मोटर डेवलपमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चौथा है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी के अगर कोई बच्चा रोज फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, रोज मगर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेगा, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो तरह तरह की बीमारी होती रहेंगी, मोटापा हो जाएगा। अगर मोटापा हो गया तो मोटापे से बहुत सारी बीमारियां बढ़ने लगती हैं, सांस की बीमारी बढ़ने लगती है और लंग से रिलेटेड बीमारी बढ़ने लगती है, शुगर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसके अंदर। तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है अच्छे मोटर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये कुछ थे, जैसे अगर पांचवा मान लो ओबेसिटी मान लीजिए, प्रॉपर स्लीप मान लीजिए, अगर वो प्रॉपर स्लीप है मतलब कि अगर अच्छी नींद नहीं लेगा तो मोटर डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा उसके। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट थे, और भी बहुत सारे पॉइंट है, बायोलॉजिकल इफेक्ट है, सेंसरी इफेक्ट है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ये सब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इफेक्ट है जो उस पर पड़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब मैं उस तरफ चलूंगा कि कौन कौन सी बीमारियां बच्चों को हो सकती है, कि मोटर डेवलपमेंट में जो कॉमन पोस्चर डिफॉर्मिटीज हैं। कौन कौन सी फॉर्मर डिफॉर्मिटीज हैं जो एक बच्चे को हो सकती है, मीन्स के बच्चे को क्या है, वो आगे जाके किसी को भी हो सकती है। ठीक है, तो कौन कौन सी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और उनके करेक्टिव एक्सरसाइज क्या होगी इस चीज के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला है काइपोसिस। इसे हम राउंड बैक भी बोल देते हैं। काइपोसिस, इसे हम राउंड बैक भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कोड होती है, हमारी जो स्पाइनल कोड होती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी स्पाइनल कोड है इस तरह से। ठीक है, स्पाइनल कोड है हमारी। ठीक है, स्पाइनल कोड है, तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला भाग होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, वो
ज़्यादा पीछे की तरफ आ जाता है, मीन्स कि ये इस तरह से ये वाला पार्ट बाहर की तरफ आ जाता है, मीन्स कि जो गर्दन के नीचे वाला पार्ट है वो बाहर को आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जो उसकी बॉडी होती है वो आगे की तरफ झुक जाती है। ये वाला जो थोरेक्स पार्ट भाग होता है, ये वाला, ये पीछे की तरफ निकल जाता है, ये वाला भाग, इसे बोलते हैं हम काइपोसिस। ठीक है, इसे हम राउंड बैक भी बोल देते हैं। और ये किस किस वजह से हो सकता है, ये लगभग हमने जो जो लोग ज़्यादा देर कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं, झुककर काम करते हैं, ज़्यादा टेबल में बैठ के काम करते हैं, उनमें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लैक ऑफ विटामिन डी, लैक ऑफ कैल्शियम, उससे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर है हेरिडिटी, कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को होगा तो बच्चे में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये था इसके सिम्टम्स जो होते हैं मीन्स के। और करेक्टिव एक्सरसाइज क्या क्या होंगी इसकी, करेक्टिव एक्सरसाइज की होंगी कि मिरर इमेज एक्सरसाइज। मिरर इमेज मीन्स कि जैसे अगर हमारी बॉडी इस तरह से है तो इसके दूसरी तरफ, इसके अपोजिट साइड की एक्सरसाइज की जाए, मीन्स कि जैसे जैसे भुजंगासन हो गया, या स्विमिंग। स्विमिंग बहुत बेस्ट है इसका, स्विमिंग कर सकते हैं हम। स्विमिंग हो गया, भुजंगासन हो गया, और मतलब चक्रासन हो गया, धनुरासन हो गया, ये सब इसके करेक्टिव एक्सरसाइज हैं। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं हम। दूसरा है हमारा लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस ये भी हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक डिफॉर्मिटीज है। इसमें क्या होता है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, ये वाला पार्ट, जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो हमारे पेट के पीछे वाला भाग होता है, लिम्बर रीजन जो होता है हमारा, पेट के पीछे वाला जो बिल्कुल बैक साइड में होता है, वो वाला जो भाग है वो अंदर की तरफ धंस जाता है। ठीक है, जो ये वाला पार्ट होता है ये अंदर की तरफ धंस जाता है, तो थोड़ा पेट ऑटोमेटिकली आगे आ जाता है। तो ये भी एक डिफॉर्मिटीज है। ये होती क्यों है, ये मतलब नॉर्मल है, ये मतलब अगर ज़्यादा वेट बढ़ जाए तो ये हो सकती है। अक्सर प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं उनके अंदर ये देखी जाती है। और वही हेरिडिटी, लैक ऑफ प्रोटीन, लैक ऑफ कैल्शियम, इसकी वजह से हो सकती है। उसका एक्टिव एक्सरसाइज की क्या है, स्विमिंग है, धनुरासन है, भुजंगासन है, और हलासन है, ये सब इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज है। तीसरा स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस स्कोलियोसिस भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ये बिल्कुल सीधी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है सामने की तरफ से। तो इसमें क्या होता है, ये इस तरह से हो जाती है, इसमें एस बन जाता है, मीन्स के जैसे ये सामने की तरफ से, अगर हम पीछे की तरफ से देखें अपने स्पाइनल कॉर्ड को तो इस तरह से है। और तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इस तरह से हो जाती है। तो ये मतलब इस तरह से हो जाती है, ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी इस तरह से हो जाती है, मीन्स कि थोड़ी एस सेप आ जाती है। या तो हमारा शोल्डर, जो तो हमारा शोल्डर होगा इस तरह से झुक जाएगा, या हमारा शोल्डर इस तरफ से झुक जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह की बीमारी है, हमारे उसकी स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी है। अभी किस वजह से होती है, ये अक्सर जो वेट उठाने वाले ज़्यादा बंदे होते हैं उन मजदूरों में, उनमें देखी जाती है, क्योंकि वो एक तरफ अपने शोल्डर से उठाते हैं, एक शोल्डर से अब वेट उठाते हैं, तो उससे हो सकती है। या जो स्टूडेंट्स लाइफ है उसमें हम बैग लेके चलते हैं, कंधे पर बैग डाल के चलते हैं, तो उससे बीमारी हो सकती है। हेरिडिटी, लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी, उनसे ही हो सकती है। और इसके भी मतलब वही चीज़ें करेक्टिव जो एक्सरसाइज हैं वो होंगी। स्विमिंग भी अच्छा तरीका है, और धनुरासन, भुजंगासन, हलासन, ये सब चीज़ें इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज है। इसकी मतलब कि जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो सब चीज़ें, वो लगभग सभी उनकी करेक्टिव जो एक्सरसाइज है वो लगभग सभी की सेम ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार।
नॉक नी, नॉक नी क्या होता है? नॉक नी जो है ये हमारे लेग से रिलेटेड डिफॉर्मिटीज है। इसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन को ये होती है उसके घुटने, उसके नीज आपस में मिलने लगते हैं। ऐसे ये इस तरह से होगी तो उसके जो घुटने होते हैं ना ये आपस में मिलने लगते हैं, मीन्स कि ये एक्स टाइप बन जाता है। ये इस तरह से उसके घुटने आपस में मिलने लगते हैं, एक्स बन जाता है। ठीक है, तो इसमें आपस में घुटने मिल जाएंगे इस नोकनी डिफॉर्मिटीज में। अब ये भी किस तरह से होती है, ये लैक ऑफ कैल्शियम की वजह से होती है, लैक ऑफ विटामिन डी, हेरिडिटी, और ज़्यादा मतलब वेट उठाने से, या टाइट कपड़े पहनने से, टाइट जीन्स, टाइट पैंट्स वगैरह, ट्राउज़र वगैरह पहनने से ये हो सकती है। और इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है? करेक्टिव एक्सरसाइज जो होंगी इसकी हॉर्स राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जो होगी इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज होगी। और जी जो इसके मतलब और रात को मतलब पैरों के बीच में तकिया रख के सोने से भी ये ठीक हो जाती है, या बोरी रख के सोने से भी ये ठीक हो जाती है। तो ये डिफॉर्मिटीज़ है। डिफॉर्मिटी जितनी भी होती हैं, जैसे होता है कि कोई बीमारी है, वो बीमारी एकदम से नहीं लगती है, पता उसका देर से चलता है लेकिन वो एकदम से नहीं लगती है। इसी वही तरीका है कि जो बीमारी एकदम से लगी नहीं है वो एकदम से जाएगी भी नहीं, धीरे 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 ठीक हो जाती है। ऐसी ये डिफॉर्मिटीज़ हैं, अगर आपको धीरे धीरे हुई है तो ये धीरे 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 ठीक भी हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है बॉ लेग। बो लेग, बो मीन्स क्या होता है? धनुष बाण, धनुष। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे जो लेग है वो मतलब धनुष की तरह फैल जाते हैं। जैसे ये है, ये इसमें जो हमारे पैर होंगे वो धनुष की तरह फैल जाते हैं इस तरह से, मतलब जो मतलब पैर होंगे हमारे धनुष की तरह फैल जाएंगे इस तरह से। बीच में मतलब उसमें गैप आ जाता है, उसमें मतलब इस तरह से फैल जाते हैं धनुष की तरह, उसमें गैप आ जाता है, उसे बो लेग कहते हैं। ये भी हेरिडिटी की वजह से होता है, और लैक ऑफ कैल्शियम, लैक ऑफ विटामिन डी, और ये मतलब कि कुछ रिसर्च में पाया गया जो बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं उनके अंदर भी ये हो सकता है, और मैक्सिमम वेट उठाकर चलने से भी हो सकता है। जो पहाड़ी लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज़ देखी जाती है। तो इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है इसकी? मतलब हमें अपने जो फूड है उसे ठीक करना पड़ेगा, और गरुड़ासन, गोमुखासन, अर्धमर्त्य आसन, ये सब बो लेग के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैट फुट। फ्लैट फुट हमारे पैरों से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैर होता है, जो उसका वो बनता है, जो उसका मतलब जो हमारा जो प्रिंट बनेगा अगर हम पैर को छापें तो बिल्कुल फ्लैट बनता है, जो बिल्कुल मतलब बिल्कुल फ्लैट बनता है वो। ठीक है, और एक ये बनता है इस तरह से, मतलब कि जैसे मैं एक बार थोड़ा ऐसे बन गया, ये बताने को बताया मैंने आपको ये कि जो फ्लैट फ्लीट होगा उसके जो हमारा जो पैर का तलवा होगा वो बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल सीधा रहेगा। और जो नॉर्मल होता है वो इस तरह से रहता है, थोड़ा राउंड, थोड़ा कर्व में रहता है, उसका यहाँ पे कर्व रहता है। ठीक है, तो ये फ्लैट फुट था। अब ये किस वजह से होता है? ये एक्स्ट्रा वेट की वजह से होता है, हेरिडिटी की वजह से होता है। इसकी करेक्टिव एक्सरसाइज क्या है? करेक्टिव एक्सरसाइज में बता देता हूँ आपको इसकी। ज़मीन पर तौलिया बिछाकर, ज़मीन पर एक छोटा टॉवल लेंगे, कपड़ा लेंगे, या फिर उसे मतलब पैर के नीचे रखेंगे और ग्रिप बनाएंगे इस तरह से। ग्रिप बनाई, छोड़ दिया, ग्रिप बनाई, छोड़ दिया, ग्रिप बनाई, छोड़ दिया। तो ये एक्सरसाइज, ये जो डिफॉर्मिटी है ठीक हो सकती है। या फिर अपने पैरों पे उंगलियों के बल चलना, मीन्स के पंजों के बल चलना, ऊपर नीचे होना, आगे चलना, मूव करना, उससे भी ये डिफॉर्मिटीज ठीक हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वुमेन इन स्पोर्ट्स के वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा है स्पोर्ट्स के अंदर। अगर मैं खेलों की मैं हिस्ट्री पे जाऊं तो 1896 में फर्स्ट टाइम ओलंपिक स्टार्ट हुए थे एथेंस में। तब उस समय वुमेन जो वुमेन है फीमेल्स का पार्टिसिपेशन मतलब वैलिड नहीं था, उन्हें पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। लेकिन पार्टिसिपेशन क्या उन्हें देखने भी नहीं दिया जाता था। उसके बाद फिर 1900 में फिर से वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, उन्हें परमिशन मिली, पार्टिसिपेशन 1900 से शुरू हुआ और उसके बाद उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता चला गया। धीरे 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 सभी कंट्रीज ने अपने पार्टिसिपेशन भेजना शुरू किए। अलग अलग खेलों में अलग अलग इवेंट के अंदर वुमेन अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो साइना नेहवाल हो गई, पीवी सिंधु हो गई, मिताली राज हो गई, हरमनप्रीत कौर हो गई और साक्षी मलिक हो गई। मतलब हर खेल में भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए फीमेल्स अवेलेबल है जो अपने आप को अपना लोहा मनवाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कुछ जो वुमेन को पार्टिसिपेशन करने से रोकती हैं। टैलेंट उनके अंदर है लेकिन वो उनको स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन करने से रोकती है। वो चीज़ें क्या है एक बार देख लेते हैं उन्हें। लैक ऑफ फिटनेस की कमी। एक्चुअली क्या होता है, खेल में चोटें लगती हैं और मतलब मेल में फीमेल में कंपैरिजन तो है ही, थोड़ा उनकी फिटनेस में भी थोड़ा सवाल रहते हैं। अगर इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे तो फिटनेस तो डाउन जाएगी ही जाएगी। तो इस वजह से लैक ऑफ फिटनेस की वजह से, फिटनेस की कमी की वजह से ही वुमेन स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं करती। अगर करती भी है तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, चोट की वजह से करियर खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। अब लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन के खेलों में मतलब उनके अंदर एजुकेशन नहीं है, मतलब कि जागरूकता नहीं है, एक अवेयरनेस नहीं है। आप जब तक लड़कियों को, वुमेन को, फीमेल को जब तक आप पढ़ाएंगे नहीं तो अवेयरनेस होगी कैसे। अब कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब लड़कियां खेल नहीं सकती हैं, उनका कोई रोल नहीं है खेल में, तो इस वजह से उन्हें खेलने भी नहीं दिया जाता। तो ये एजुकेशन की कमी है जो हमारी मेंटेलिटी बनी हुई है कि लड़कियां खेल नहीं सकती, क्या नाम रोशन करेंगी वो देश का। तो ये उनकी मेंटेलिटी बनी हुई है। लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस। जब फीमेल एथलीट खेलेंगी नहीं तो नंबर ऑफ कोचेस अवेलेबल होंगे कहाँ से। यही वजह है कि हमारे देश में वुमेन जो कोचेस हैं उनकी कमी है। तो जब उनकी कमी होंगी तो ऑटोमेटिकली जो फीमेल एथलीट हैं वो उन्हें ट्रेन कौन करेगा, इस वजह से वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाती। मेल डोमिनेटेड कल्चर। जो हमारा कल्चर है वो मेल डोमिनेटेड है, मींस कि वो मेल को ज़्यादा प्रेफर करता है एक फीमेल के कंपैरिजन में। अगर किसी घर में अगर मेल है फीमेल है, दोनों स्पोर्ट्स का लवर हैं, लेकिन प्रेफरेंस मेल को देता है, एक लड़के को प्रेफरेंस दिया जाता है क्योंकि हमारी मेंटेलिटी इस तरह की है, हमारा कल्चर इस तरह का है कि हम अपने लड़के को आगे बढ़ाते हैं लेकिन लड़की को आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि वो लड़की है, क्या करेगी खेल कर, अपना पढ़ेगी ठीक है, नहीं तो कुछ शादी कर देंगे। तो इस वजह से हमारा जो कल्चर है मेल डोमिनेटेड है, हम लड़कों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एक लड़की की कंपेरिजन में। लेस फैसिलिटीज फॉर वुमेन। एक अच्छा फैक्टर है ये कि जो वुमेन है फीमेल के लिए फैसिलिटीज बहुत कम है। कम क्यों है? क्योंकि जब फीमेल आगे आएंगी ही नहीं खेलने के लिए तो फैसिलिटीज मिलेंगी कहाँ से, और जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं उनसे वो खुश नहीं होती हैं। और मतलब कि इस तरह की फैसिलिटीज हैं जहाँ देखकर अपने आप मतलब जो हमारा मोटिवेट होते हैं अपने आप से, वो मोरल हमारा डाउन हो जाता है, एक फीमेल का मोरल डाउन हो जाता है फैसिलिटीज़ को देखकर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से जो वुमेन है वो स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेशन कम लेती हैं। अगर लेती हैं तो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती, लेकिन जो इन सब चीज़ों को झेल जाती है वो अच्छा नाम रोशन करती हैं। ये फैक्टर थे। ठीक है, हमारा ये यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके MCQs कराऊंगा।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।